नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाकुंभ में बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। पता नहीं चल पा रहा उनका कि वो कहाँ हैं। मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है, ये सब जान गए हैं। देश विदेश में इस बात के लिए सरकार की आलोचना हो रही है। भाई, अगर घटना घट गई तो घट गई, छुपाने से क्या फायदा? एक गलती है तो हो गई। लेकिन अगर आप लाशों की संख्या छुपाएंगे, आप घायलों का आंकड़ा नहीं देंगे, जो लोग लापता है उनका आंकड़ा नहीं देंगे, तो बदनामी आपकी होगी। हमने अपने स्टिंग में 67 लाशों का जिक्र किया था, दिखाया था आपको, लेकिन सरकार मौन है। ऐसे में हमारे पास लगातार कई जगह से फोन आ रहे हैं। क्षितिज कांत हमारे रिपोर्टर हैं, उनके पास फोन आ रहे हैं। जो लोग गायब हैं वो कह रहे हैं हमारे परिजनों को किसी तरह पता कर दीजिए। तो एक उन लोगों की मदद के लिए एक हम हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप नंबर है और ये एक मेल आईडी है जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, और इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है। अगर आप हैं, आपका परिचित है कोई, आपका मिलने वाला है कोई, तो आप इस फॉर्म को भर के डिटेल उनके फोटो सहित हमें भिजवा दीजिए। हम अपने अखबार में 4 PM चैनल पे उन लोगों के फोटो दिखाएंगे, और जो संभव आपकी जब बातें आएंगी हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर किसी को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हमारे अधिवक्ता हैं मोहम्मद हैदर जी। उन्होंने कहा है कि वो निशुल्क आपको सारी विधिक कार्रवाई जितनी मदद होगी वो भी करेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ईश्वर से हम कामना करेंगे कि आपके परिजन सुरक्षित हों, आपके पास जल्दी से पहुंच जाएं। तो ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ये मेल आईडी है और नीचे फॉर्म है, भरिएगा। हम आपकी हर मदद करने को तैयार हैं। 4 PM की ड्यूटी है। हमारा लक्ष्य है कि सच बातें आप तक पहुंचे और आपको कोई परेशानी ना हो पाए। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। एक दरोगा की डेथ हो गई थी कुंभ के दौरान। होता ही है कि पुलिस का अगर कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी मरता है तो विभाग में दर्द होता है, विभाग श्रद्धांजलि देता है। लेकिन उस दरोगा की मौत भगदड़ में हुई थी। इस बात को छुपाने के लिए सरकार पूरी तरह से लग गई, पुलिस प्रशासन लग गया। और उसके बाद उनके परिजनों ने फेसबुक पर लिखा कि चाचा जी की मौत भगदड़ से हुई थी। दुख की बात यह है कि सरकार छुपा रही है। ये बड़ी खराब बात है। अपने ही विभाग के दरोगा की मौत को अगर इस तरह आप छुपाएंगे तो ये खराब बात है। अमिताभ ठाकुर हैं, रिटायर्ड आईजी हैं। उन्होंने एक विस्तार से इसका इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि खुद आईपीएस रहे हैं, तेज तर्रार आईपीएस रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने मांग की सरकार से कि इसका सच पता लगना ही चाहिए, और वो एक उचित फोरम तक इस मामले को ले जाएंगे। उधर मोदी जी ने डुबकी लगाई और कांग्रेस से उनकी मजाक उड़ाई कि डुबकी में तो सिर पानी के नीचे जाता है। मोदी जी का सिर पानी के शायद नीचे नहीं गया। कांग्रेस इस वीडियो को वायरल कर रही है। मतलब कुंभ भी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कुंभ के हालात क्या हैं, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं अभी भी जारी है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के परिजन मिल नहीं रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी ने सबको बहुत मिर्चें लगा दी हैं। शंकराचार्य जी खरी खरी बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, तो भक्त भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। 4 PM के क्षितिज कांत से आज उन्होंने बहुत तीखे तल्ख शब्दों में बात करी है। आज आप क्षितिज कांत की हम ले चल रहे हैं आपको क्षितिज कांत के पास। आप सुनिएगा कि शंकराचार्य ने कितने कितने तीखे आरोप लगाए हैं सरकार पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं क्षितिज कांत के पास। क्षितिज बाबू, 4 PM से बातचीत करने के लिए शुक्रिया तो क्या कहना, क्योंकि तुम भी 4 PM का हिस्सा ही हो, तो तुम्हें क्या शुक्रिया कहना। लेकिन तुम अच्छी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। अब तो कुंभ में धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, और ये कांग्रेस जो है ये हर चीज का मजाक ही उड़ाने में लगी रहती है। प्रधानमंत्री जी ने डुबकी मारी तो कांग्रेस के नेता उस डुबकी का वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सिर तो ऊपर ही रह गया। डुबकी जो है पूरी पानी के अंदर मारी जाती है, और प्रधानमंत्री जी का सिर ऊपर रह गया। क्या प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी को लेके क्या क्या तैयारी थी? वो जो होर्डिंग वोर्डिंग है, वो होर्डिंग वोर्डिंग सुनाए कि हट गई है, क्योंकि काफी महामंडलेश्वरों ने आपत्ति करी थी कि ये पूरा कुंभ जो है वो ऐसे लग ही नहीं रहा महात्माओं का है, साधु संतों का। ऐसा लग रहा है कि ये मोदी और योगी का कुंभ है। क्या फीडबैक है? सर, लोगों के बीच में यही बातें चर्चा के विषय बनी हुई थी एक लंबे समय से कि जो बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, उस पे मुस्कुराते हुए मोदी जी की तस्वीर है, मुस्कुराते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। महाकुंभ में जो तमाम महात्मा हैं, जो साधु संत आए हुए हैं, शंकराचार्य आए हुए हैं, उनके पोस्टर्स क्यों नहीं है? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और लोग लगातार बड़ा विरोध भी दिख रहा था लोगों के बीच में। और बड़ी बात यह कि
जब डुबकी लगा रहे थे तो वीडियोस जो वायरल हो रही हैं उसमें मोदी जी पूरी डुबकी नहीं लगाते, इस तरीके की वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर, और उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार पूरी डुबकी क्यों नहीं लगाई गई। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब साधु संतों के बीच में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये पूरा जो कुंभ है इसको पॉलिटिकल बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आज 5 तारीख है और 5 तारीख को अगर एक तरफ दिल्ली में बात की जाए तो दिल्ली में वोटिंग पड़ रही थी, और यूपी में बात की जाए तो यूपी की जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहां पर भी वोटिंग पड़ रही थी। और दोनों जगह की अगर बात की जाए तो उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के संगम तट पे पहुंचते हैं और संगम में उस समय स्नान करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आस्था की डुबकी ना मान करके अब लोग पॉलिटिकल डुबकी मानने लगे थे। तो ये चर्चा लगातार पब्लिक डोमेन में रही और पूरे दिन भर में ये चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो पूरी जो सैटेलाइट मीडिया का फोकस था कहीं ना कहीं यहाँ महाकुंभ में था। और उसी दौरान अलग अलग स्थानों पर जो चुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर की बात की जाए चाहे दिल्ली की बात की जाए, तो ये यूट्यूब चैनल्स हैं उनके साथ कई जगह पर अभद्रता हुई है। हम लगातार बने हुए थे, फोन के माध्यम से बात कर रहे थे, तो वहां पर इस तरीके की अभद्रता की बातें सामने आई है। कहीं तो बात यह भी आई है कि भाजपा के जो लोग हैं या भाजपा समर्थक हैं वो जाकर के 6-6 वोट डाल आते हैं और बाद में अपनी बातों से पलटते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर फोकस गेन किया गया और दूसरी तरफ चुनाव को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया, ये चर्चा का विषय था। और इसी के साथ साथ लोग ये भी बात कर रहे थे कि मिल्कीपुर जो चुनाव है यूपी का उसको कुंदरकी बनाने का भी प्रयास है, क्योंकि जो तमाम जो वीडियोस वायरल हो रही थी, जो तमाम ऑडियो वायरल हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र हो रहा था। मैंने ट्विटर हैंडल्स पे जो कमेंट बॉक्स थे, कमेंट बॉक्स को ही पढ़ा तो लोग लगातार यही कह रहे थे कि पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे तो पूरे सैटेलाइट जो चैनल्स हैं या बड़े अखबार हैं उनके जो रिपोर्टर्स हैं, जिन अखबारों को बड़े विज्ञापन मिले हैं, जिन चैनल्स को बड़े विज्ञापन मिले हैं, वो पूरा फोकस यहीं पे लगाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से इन चुनाव को इफेक्ट डालने का भी प्रयास हुआ, इस तरीके की बातें थी और यहाँ पर ये सब चीजें चर्चा का विषय बनी हुई थी। जी सर। अच्छा एक बताओ क्षितिज, कुंभ में भी राजनीति के तड़के कम नहीं होते, लेकिन बताओ जी कि लोगों को क्या ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो कम से कम कुंभ में हाथ जोड़ के उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी मौत कुंभ में हो गई, प्रशासन को निर्देश देंगे, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रशासन को निर्देश देंगे कि जो लोग लापता हैं उनकी तत्काल तलाश की जाए। जिस तरह हमने हेल्पलाइन शुरू करी है, नंबर बांटा है व्हाट्सएप का, मेल पे दिया है कि अगर आपका कोई परिवार का आदमी गुमशुदा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मेल करें, फॉर्म बनाया है। तो ये काम प्रधानमंत्री भी अगर कह देते अपने मुंह से कि भैया जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको विनम्र श्रद्धांजलि, परिवार को कुछ राहत का ऐलान कर देते। भाई आपके हिंदुओं का ही तो महापर्व है, सब हिंदू ही तो मरे हैं, आप हिंदुओं की राजनीति करते हैं। तो क्या लोगों को उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री आके उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे जिन लोगों के परिजनों की डेथ हो गई है? उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे और प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है? देखिए, पिछला जो लाइव हमारा था लोगों के बारे में, जब हमारी बात हो रही थी तो लोग यही कह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर में जब हिंसा हो जाती, मणिपुर का मां नहीं कह रहा था, वो यहाँ पर जो महाकुंभ में जो इतनी बड़ी घटना हुई है उस पे महाकुंभ का मां कैसे कहेगा, इस तरीके की बातें थी। लेकिन तब भी पब्लिक डोमेन में या जो जो श्रद्धालु यहाँ पे आए थे जिन्होंने अपनों को खोया और साथ ही साथ जिनके परिजनों की मृत्यु हुई, वो लगातार यही उम्मीद लगा रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री के अंडर में जो प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, वो भले वर्क ना कर रहा हो, इनके लिए कोई फेवर ना कर रहा हो, लोग परेशान हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो मंच से कुछ ना कुछ इन श्रद्धालुओं के लिए कहेंगे जरूर। ये लगातार पब्लिक के मन में था, लेकिन वो सारी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब प्रधानमंत्री कोई शब्द नहीं बोलते इन सभी के लिए और सारे कैमरे फेस करके यहां से चले जाते हैं। लोग यही कहते हैं कि अब फोटो जीवी प्रधानमंत्री हो गए हैं। लगातार इस तरीके की बातें अलग अलग जगह पे लोग दुखी हैं, लोग पीड़ित थे, वो बोल रहे थे और लोगों के अंदर काफी उम्मीद थी। बीते समय एक हॉस्पिटल है SRN हॉस्पिटल, स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जहां पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं।
वहां पर भी लोग खड़े हुए थे, लोगों को उम्मीद थी कि एक बार सूबे के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, वहां पर भी इस तरीके से नहीं हुआ। और आज भी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे लोग, लोगों के अंदर पहले से भी मन में था कि प्रधानमंत्री नहीं ही बोलेंगे, लेकिन एक आस जगा कर बैठे थे कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। सभी के प्रधानमंत्री हैं, देश है उनका, सनातन की बात करते हैं, लेकिन जब बात आई लोगों पर तो कोई भी चर्चा पब्लिक फिगर में नहीं हुई, पब्लिक डोमेन में नहीं की, और उन श्रद्धालुओं के फेवर में कोई भी बात नहीं हुई जिन्होंने अपने लोगों को खोया, अपने परिजनों को खोया, जिनके परिजनों की मृत्यु हुई महाकुंभ के भगदड़ में। तो लोगों के काफी इसमें नाराजगी है प्रधानमंत्री मोदी जी से। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्षितिज, नाराजगी की बात भी है प्रधानमंत्री से, क्योंकि बहुत उम्मीद थी कि भाई प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ राहत, बड़ी राहत की घोषणा करेंगे, जो लोग गायब हैं उनको ढूंढने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्षितिज, क्या अब भी लोग परेशान हैं? खोया पाया केंद्र में शायद 26 का ही रिकॉर्ड है, दिखाई दे रहा है सरकारी वेबसाइट पे, अगर मैं कहूँ तो, जहां तक मेरा अनुमान है। अभी भी लोग भटक रहे हैं अपने परिजनों की तलाश में। क्या सूचना है आपके पास? सर, खोया पाया केंद्र की स्थिति काफी खराब है। हम लगातार जब खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग खोए हुए हैं। हमें जब मुलाकात होती है तो लोग अपने परिजनों को ढूंढते ही मिलते हैं। अस्पतालों में भी यही हाल है। क्या स्वरूप रानी अस्पताल की बात की जाए, क्या मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, जब जाते हैं वहां पर तो स्थिति यही बनी रहती है। और इसी बीच में हमारी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। एक धरना प्रदर्शन 69,000 शिक्षक भर्ती का चल रहा था, उसमें अध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ के प्रयागराज के रहने वाले हैं। और जिस जगह पे खड़ा हूं यहाँ से संगम तट लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। हमसे मुलाकात होती है। विवेक जी, आप यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, लोगों से जब बात हमारी होती तो हमें तो पता चलता है कि काफी लोग खोए हुए। यहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है? आप तो प्रयागराज वासी हैं। सबसे पहले क्षितिज कांत जी, आपके 4 PM चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे पास आए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ कहीं न कहीं लापरवाही हुई है जिला प्रशासन से, उनके अधिकारियों से, कि भगदड़ हुई है। करीब लगभग जो सुनने में आया मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, कि सभी पुल का आवागमन उस दिन मौनी अमावस्या के दिन रोक दिया गया था और वन वे ट्रैफिक थी। एक तरफ से लोग नहा के भी आ रहे थे, उधर से लोग जा भी रहे थे, और एक ट्रैफिक जो था वो अखाड़ा वालों के लिए छोड़ दिया गया था। उसमें बुजुर्ग जो लोग थे, बूढ़े व्यक्ति, बूढ़ी औरतें और बच्चे, वो कहीं ना कहीं सशक्त गए। मतलब कि उनको ऐसी अवस्था मिली थी जहां पर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो घबराहट में शोरगुल की अवस्था उपस्थित हुई, जिसके कारण भगदड़ मची। तो लोगों ने बैरिंग तोड़ा। जब बैरिंग तोड़ा तो हमको जो सुनने में आया समाचार के माध्यम से, और मैं प्रयागराज में रहता हूँ तो लोगों के माध्यम से, वहां लोग सोए हुए थे तो लोग वहां पहुंच गए, जिसके कारण भीड़ इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो गई। सोए हुए लोगों की भीड़ जब गई तो जो लोग जो सो रहे थे उसमें काफी लोगों की डेथ हुई। अगर जैसा कि समाचार में और मीडिया में सुनने में आया कि लगभग 30 लोगों की डेथ हुई है। अभी यहाँ पे जो बातें जो चल रही हैं पब्लिक फिगर में, पब्लिक जब बात होती है तो वो पब्लिक से जब बात होती है तो वो पब्लिक क्या बोल रही है? पब्लिक से जब बातें होती तो पब्लिक तो यही कहता आंकड़ा कुछ ज्यादा है, कम आंकड़ा करीब मेरे ख्याल से लोग कोई 100 बताता, कोई 200 बताते हैं। एक अफवाह है, एक अनुमान लोग बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेला के अधिकारियों के पास ही होगा। अच्छा, एक बात और करें, जो भगदड़ जब मची थी उसके बाद से देखते हैं, हम जब बात करते हैं तो काफी लोग खो गए हैं। अभी अगर बात करी जाए तो खोया पाया केंद्र के आसपास की जो स्थिति, या जब वहां जाते तो वहां क्या स्थिति मिलती है आपको? वहां हम गए थे अपने मित्र के साथ, तो लगभग हजारों की संख्या में लोग अपने परिजन को खोज रहे हैं, और अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, अधिकारी भी इतने लोग हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने द्वारा वाहन से या ट्रक से या बसों से धीरे धीरे पहुंच रहे, कई लोग सुनने हमारे पैदल चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और एक बड़ी बात है कि आपके चैनल से मैंने देखा 67 शायद 67 लोगों को आपने शायद दिखाया है। जी, हाँ। तो ये चीज सर लगातार बनी हुई है। लोग पैदल चल रहे हैं, ट्रकों से अब जाना पड़ रहा है, और यहाँ जो मेला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है। और बड़ी बात ये, जब खोया पाया केंद्र में जब हम जाते हैं तो हजारों की संख्या में, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, हजारों की संख्या में अभी भी लोग रेस्क्यू नहीं हुए हैं। और संख्या कुछ ज्यादा है, जो यहाँ पर जो अफवाहें फैली हुई है, संख्या कुछ ज्यादा है, लेकिन अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो सिर्फ 30 हैं। हमने दिखाया 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 67 नंबर की बॉडी, लेकिन अभी तक के उस पे भी कोई क्लैरिफिकेशन प्रशासन के तरफ से नहीं आया है। जी सर। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे ज्यादा दुखद बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का एक बहादुर सब इंस्पेक्टर
शहीद हो गए। होता ही है कि अगर कोई पुलिसकर्मी शहीद होता है तो पूरा विभाग उसको बहुत शानदार तरीके से याद करता है, नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है। सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी जाती है। लेकिन कुंभ की भगदड़ में वो मृत हुए थे, ऐसा उनके परिजनों ने कहा है। और उसके बाद अमिताभ ठाकुर हैं, रिटायर्ड आईजी हैं, वो खुद उन्होंने पुलिस में दर्जनों इन्वेस्टिगेशन की है, उनको पता है कि कैसे पड़ताल होती है। आजकल अधिकार सेना बना रखी है उन्होंने। उन्होंने एक मांग की है सरकार से कि कम से कम इस मामले की उचित कार्रवाई की जाए, और पूरा-पूरा एक-एक करके उन्होंने सारे दस्तावेज खोल दिए हैं कि कैसे ये दरोगा मरा। सुनते हैं अमिताभ ठाकुर ने क्या कहा। मामला ये है कि स्वर्गीय अंजनी राय साहब के इस प्रक्रिया में, इस क्रम में मौत हुई थी और उसको लेके कुछ विवाद हुआ। मुझे उनके एक रिश्तेदार हैं शशि भूषण राय जी, ये अधिवक्ता हैं गाजीपुर में, उनका मोबाइल नंबर मिला। मैंने उनसे बात की और बातचीत में उन्होंने वास्तव में, जिसको मैं कहूँगा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला, चौंकाने वाली बात बताई। जैसे उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यदि हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार समय से नहीं पहुंच पाते तो संभव था पुलिस उनके शव को गायब कर देती। यह आरोप उन्होंने लगा दिया। यानी कि एक पुलिस का अफसर जो पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, उनके पटीदार कह रहे हैं कि वहाँ इस हद तक बेईमानी की जा रही थी कि यदि उनके रिश्तेदार समय से नहीं पहुंचते तो संभव था उनका शव नहीं मिलता। यह उनके शब्द थे। उनका ये कहना था कि 29 जनवरी को प्रातः लगभग 9:30 बजे उनके एक रिश्तेदार हैं शशिभूषण जी के, उन्हें फ़ोन आया एक महिला का। उन्होंने कहा कि आपके रिश्तेदार हैं, जो चाचा आपके हैं संभवतः अंजनी राय, उनको चोटें आ गई हैं कुंभ मेला में। और यह जान के वो लोग तुरंत, वह इनायत नगर थाने में थे, वहाँ से तुरंत हाँफते काँपते वह निकले मिस्टर राय, और यहाँ पहुँचे 12:30 बजे करीब वो पहुँचे कुंभ मेला क्षेत्र में। उनका कहना है कि कुंभ के कोई भी अधिकारी उनसे बातचीत तक करने को तैयार नहीं थे, उनको पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। वो भटकते रहे, यहाँ भटके वहाँ भटके, इससे मिले उससे मिले, डीआईजी, मेला अधिकारी, यहाँ वहाँ, कोई आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। तब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार हैं इंदु भूषण राय, जो अधिवक्ता हैं वाराणसी में, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने राय दी कि आप किसी जो है कनिष्ठ कर्मी से बात कीजिए। उससे एक पीआरडी के जवान ने कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम आएगा मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। आपके जो चाचा हैं वो वहाँ पर उनको रखा गया है। तो एक बैरक नया बना था, वहाँ गए, वहाँ देखा कि इनको लिटा के इन पे चादर रखा हुआ है। 12:30-1 बजे करीब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अंजनी राय जी की, अंजनी राय की 29 जनवरी की बात है, करीब 12:30 बजे उनके कथनानुसार उन्होंने देखा कि मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद, और बाद में उन्होंने मुझे अभिलेख भी दिए हैं, अभिलेखों में भी उनकी मौत 29 जनवरी को दिख रही है। और पोस्टमार्टम तो नहीं, लेकिन पंचायतनामे में जो पंच हैं, 2 उनके परिवार के पंच हैं, और वो पंच भी लिख रहे हैं कि भगदड़ में इनकी मौत हो रही है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कुंभ मेला एक ट्वीट कर रहा है, कह रहा है अफवाह न फैलाया जाए, उनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई और उनकी मौत 30 जनवरी का दावा कर रहा है। परिवार कह रहा है 29 जनवरी को लगभग 9 बजे से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और सरकार कह रही है, मेला अधिकारी कह रहे हैं कि 30 जनवरी को हुई, हृदय गति से हुई। यह स्थिति है। तो सुना आपने क्षितिज की, ये अमिताभ ठाकुर किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा, ये तो सब जानते हैं, दरोगा के परिजनों ने बताया कि किस तरह भगदड़ में मारे गए वो। उस दिन तमाम सोशल मीडिया पे था। सरकार या प्रशासन या पुलिस प्रशासन ये मान क्यों नहीं रहा कि उनका एक साथी शहीद हुआ? अरे भाई, आम लोगों की मत मानो शहीद हुए। एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने कहा कि मेरे को मृत समझ के कहा कि गंगा में बहा दो, वो जिंदा थी, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो कम से कम एक अपने दरोगों के प्रति तो संवेदनशील होना चाहिए पुलिस प्रशासन को। इतनी संवेदनहीनता कहां से आ गई सरकार के अंदर? जी सर, अगर बात की जाए ये दरोगा की, तो
एक लेटर जारी हुआ था, हमने कॉल पर बात की थी, वो कॉल भी रिकॉर्ड है, हमारे चैनल पर चली है। उसमें वो बताता है कि उनसे जबरन लेटर लिखा लिया गया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। और दूसरी अभी पोस्टमार्टम की बीते ही दिन हमने बात की कि बिहार से वो बच्चे आए हुए थे, वो अपने माँ के शव को की पहचान करते हैं और उनसे भी जबरन एक कोरे कागज पे दस्तखत कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मेला प्रशासन है इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। और वो जो 30 लोगों की सूची है, उस 30 लोग की सूची में किनके नाम है, वो लोग कहाँ के हैं जो मृतक हैं, वो अभी तक के डिक्लेयर नहीं है। उस 30 लोगों की सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए लोग अब परेशान हैं और इसी सूची में नाम ना आए, इसीलिए इनको, ये जो दरोगा साहब थे, इनका भी नाम नहीं लाया गया है। परिजनों का लगातार आरोप यही है कि उनके जो पिता थे या उनके चाचा थे, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो यही कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु मेले में ड्यूटी के दौरान भगदड़ में हुई है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। और आज सोशल मीडिया जो उनकी है या फिर कह ले कुंभ का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स प्लेटफॉर्म है, उस पर अब कह दिया गया है कि मृत्यु भगदड़ में नहीं हुई थी। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं मेला प्रशासन पर ही कि आखिरकार पूरे मामले को दबाने का प्रयास क्यों हो रहा है। बीते दिन भी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें भी मेले का ही शव आया हुआ था एक शव वाहन पर, जिस शव वाहन को हमने रिकॉर्ड किया था अर्धरात्रि में। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें संदेह जरूर उत्पन्न करती है मेला प्रशासन पर, जो गतिविधियां लगातार हो रही हैं। और उसी में से ये भी एक घटना मानी जा सकती है जिसको मेला प्रशासन पूरी तरीके से दबा रहा है और इस परिवार को, दरोगा के परिवार को न्याय दिलाने में मदद नहीं कर रहा है। लगातार अपील की जा रही है परिवार के द्वारा। जी सर। देखो ठीक कह रहे क्षितिज, मेरे मित्र हैं शेखर, उन्होंने मुझे बड़ा बढ़िया सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जितने लोग लापता हैं वो मिनटों में तलाश किए जा सकते हैं। मैं चौंका कि भाई इंटेलिजेंट आदमी है शेखर, बहुत अच्छी जानकारी रखता है। मैंने कहा भाई तेरे को कैसे पता, कैसे कर सकते हैं? बोले बाबा बागेश्वर पर्ची निकाल के बता देते हैं सब। तो बाबा बागेश्वर पर्ची निकाल के बता देंगे कितने लोग लापता हैं और कहाँ-कहाँ हैं, उनकी पर्ची में तो सब लिखा होगा। सुझाव तो ठीक है ना क्षितिज, बाबा बागेश्वर बता देते हैं कहाँ-कहाँ लोग गायब हैं। सर बाबा बाघेश्वर कैसे बता सकते हैं कि कहां कहां लोग गायब है? बाबा बाघेश्वर जब खुद कहते हैं कि गंगा मैया की गोद में आके जिनकी मृत्यु हुई है वो मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, तो बाबा बाघेश्वर के जो कथन है, जो कथनी और करनी में दोनों में फर्क होता है, पर्ची डालकर कैसे निकाल सकते हैं? ये एक बात यही हो गई, लोगों के बीच में जो बात होती है कि जो पंडिताई होती है और जो पाखंड होता है, दोनों में फर्क होता है। तो ये जो बाबा इनको मानते हैं, लोग श्रद्धालु इनकी पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से बात होनी चाहिए। पर्ची डाल करके अगर निकाल सकते हैं तो निकाल करके दे देना, क्यों नहीं निकाल करके दे देते? तो लोगों के बीच में तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं क्लैरिफाई नहीं है। और जो यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने भी ऑन कैमरा बता दिया कि जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं वो आंकड़ा काफी ज्यादा है। डिक्लेयर जो हुआ है वो 30 हुआ है, हमने दिखाया है शव नंबर 67। तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही प्रशासन पर। और बाबा बागेश्वर की अगर बात की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में बने हुए हैं जब से इन्होंने अपना विवादित बयान दिया है। जी सर। देखो ठीक कह रहे हो। और बाबा बागेश्वर के मुझे हंसी ये आई कि इनको ये नहीं पता था इनका सगा भाई तमंचे में जेल जा रहा है, अपने भाई की पर्ची नहीं निकाल पाया, दुनिया को ये ज्ञान देते हैं। लेकिन एक और स्वामी शंकराचार्य हैं जिनका एक वर्ग बड़ा सम्मान कर रहा है और एक वर्ग बड़े गुस्से में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं और आपने बताया आज आप उनके पास गए। वो क्या आहत नहीं है? उनके बारे में लोग इतनी खराब टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोल के संतों की परंपरा को तोड़ा है, क्योंकि अगर वहां पता चल जाता इतने लोगों की मौत हुई है तो संत पहले पूजा करते, क्योंकि सूतक लग जाता है, किसी की मृत्यु होती है, पूजा पाठ करने के पहले भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। उनका कहना था कि झूठ बोल के हिंदू धर्म का अपमान कर दिया गया क्योंकि सूतक लगा हुआ था। शंकराचार्य और बाकी अखाड़ों को नहीं बताया गया। क्या क्या बात की है, मुख्य बात क्या थी पहले ये बताइए, फिर उनकी बात सुनते हैं। आपने बात की उनका, ये मैं केवल एक लाइन बताइए कि उनको ये दर्द था, वो आहत थे कि उन पर इतने हमले हो रहे हैं।
जी, आहत वो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ़ इस बात का दुःख बताया कि वहाँ पर जो लोग आए हुए थे श्रद्धालु, उनकी मृत्यु हुई और सही आंकड़े नहीं बताए गए। इस बात को लेकर के नाराज़गी थी और दूसरी चीज़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जाकर के जो डुबकी लगाई है, उसको लेकर के हमारा सवाल था कि नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहा था कि पाप के जो जिन्होंने पाप किया वो आकर के डुबकी लगाते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो गौ हत्या होती है उसमें अगर जो लिप्तता है या फिर कहा जाए कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो गौ हत्याएं हुई हैं उसको लेकर के डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद अगर यहीं से अगर पाप मुक्त अगर अपने आप को अगर मान लेते हैं और यहाँ पे माफी मांग लेते हैं, आगे आकर के कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है, तो उसको लेकर के हमको बयान दिया था और हमने उनसे लंबी चर्चा की थी। जी सर। बिल्कुल ठीक है क्षितिज, आपके पास आऊं उससे पहले मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो आपकी बातचीत है दर्शकों को वो सुनवाता हूं। क्या क्या 4 PM के क्षितिज कांत हैं थे अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, पहले वो बातचीत सुनते हैं। हमारे साथ शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम तमाम सवाल लेकर के आए हैं, बात करेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, एक सवाल ये है कि जब से यहाँ पे भी कुंभ हुआ है, आपके जो तमाम बयान होते हैं उसको लेकर के बड़े विवाद चल रहे हैं। ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी आपको लेकर के विवादास्पद बातें की जा रही हैं। क्या पहले की भी सरकारें थी तो क्या उस समय भी ऐसा ही होता रहा है? उस समय ट्विटर, उस समय एक्स हैंडल, ये सब कहाँ था? जो था उसके अनुसार उस समय होता था, जो है इसके उसके अनुसार इस समय हो रहा है। अभी भगदड़ मची, भगदड़ के बाद तमाम बातें अब चलने लगी। हमारे भी कैमरे ने 67 नंबर का शव रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी तक के 30 काउंट ही है। तमाम श्रद्धालुओं ने अपने लोगों को खोया है जो यहाँ पर आए थे श्रद्धा भाव से। उनको लेकर के क्या सोचते हैं आप? अब बात यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके दुख में दुखी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इस समय कुछ भी हम नहीं कर सकते। हम भगवान के सामने खड़े होकर के रोज़ उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो धार्मिक कर्मकांड हैं उसके लिए अगर कोई हमसे अनुरोध करे, हम उसके लिए तत्पर हैं कि वो हम पूरा कराएंगे। लेकिन जो उनके लिए राहत की बात है, जो उनके शवों के खोज की बात है, जो उनके शवों के संस्कार आदि की बात है कि वो मिले तो ले करके जाएं, समर्पण, ये सब तो सरकार के हाथ में है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी, लगातार यहाँ पे जैसे आता हूँ, देखता हूँ और लोगों के बीच में चर्चा है कि सूतक लग जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन उसके बाद भी स्नान कराया गया, कोई उस पर पहले इस तरीके कोई क्रिया नहीं हुई। उसको लेकर के मन में क्या है? बात यह है कि अगर कुटुंब मानते, सूतक सबको नहीं लगता बेटा जी भैया। जी। सूतक जो है वो एक कुटुंब में लगता है, 7 पीढ़ी तक, कि जिससे हमारा संबंध है उसका हमको प्रभाव पड़ता है। सूतक माने प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर हम उनको अपना परिवार समझते तो हमको सूतक लग जाता है, और हमने परिवार समझा ही नहीं तो काहे का सूतक, ये है बात। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हुए थे। अभी पहले अगर बयान देखा गया है, एक सांसद हैं नगीना से, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे आते हैं वो पाप धुलने आते हैं। मोदी जी आते हैं तो क्या ये बातें उन पर भी लागू होती हैं या फिर सब पाप मुक्त, अब पाप मुक्त हो गए? हमने कल हमसे पत्रकारों ने पूछा था कि मोदी जी आ रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा था कि गौ हत्या का पाप सिर पर लगा हुआ है, और प्रधानमंत्री के रूप में आप जब से आए हैं तब से गौ हत्या बढ़ी है, इसलिए आपके ऊपर ये पाप है। तो हमने उनसे कहा था कि अगर हमसे आप कहलवाना चाहते हो तो हम उनसे कहते हैं कि आइए, यहाँ पे पाप धुल जाता है। तो अगर वो गौ हत्या का पाप यहाँ धो सकते थे, लेकिन उसकी शर्त यही होती है, यहाँ से हर पाप धुलता है, लेकिन शर्त ये होती है कि दोबारा पाप ना करने की कसम, शपथ ले ली जाए। तो अगर यहाँ आते और कहते कि अभी तक जो हो गया उसके लिए माफ़ी, माँ गंगा यमुना, और आगे हम गौ हत्या बंद कर रहे हैं, तो गौ हत्या का पाप धुल सकता था। क्यों नहीं धुल सकता था? ये तो समर्थ है भगवती गंगा की धारा। आपके दिल में भी कोई ऐसी पीड़ा है जो व्यक्त करना चाहते हैं? तमाम लोग आपको पूछते हैं, जानना चाहते हैं। हमारे दिल में यही पीड़ा है कि बद इंतजामी के चलते इतने सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर बड़ी दर्दनाक मौत मरना पड़ा, और उसके बाद, मृत्यु के बाद भी उनके शवों के साथ वो व्यवहार नहीं हो सका जो कि होना चाहिए था। एक आदर्श स्थापित किया जाना चाहिए था, और साथ ही साथ जो उनके परिजन आए उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको यहाँ के मेलाधिकारी को, यहाँ के प्रशासन को नोट करनी चाहिए कि भविष्य में कम से कम इन बिंदुओं पर फोकस रहे। ये ऐसे बिंदु होते हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। चलिए, ये बातचीत सुनिए, जाहिर है बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत तल्ख बोलते हैं,
क्षितिज, टोटल अब क्या श्रद्धालु आराम से उनको रहने वहने की जगह मिल गई है? अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्या अब वो किसी परेशानी में तो नहीं है? अब सब कुछ ठीक चल रहा है? जी, अभी यहाँ का अगर माहौल बात कर लें तो काफ़ी ट्रेनें जो रद्द हुई हैं या फिर बसेस जो आना जो बंद हुई हैं और जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद अब श्रद्धालुओं का आना काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अभी तक के जो सबसे बड़ी जो मुसीबत बनी हुई है लोगों के लिए वो यही है कि लोगों को किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ता है, 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके महाकुंभ क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं। और यहाँ पर भी जो टेंट वगैरह की जो व्यवस्था कराई गई है उसमें काफ़ी हाई चार्ज लिया जाता है। ये तो समस्या बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर लें जो भगदड़ जैसी जो स्थिति जो बनी हुई थी, जो भगदड़ हुई जो उस दिन की जो स्थिति थी मौनी अमावस्या के दिन, वो स्थिति पर अब कहीं ना कहीं काबू पा लिया गया है। लेकिन श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और आ करके यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जो पैदल चलने वाली जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने जो अपनों को खोया है उनको प्रशासनिक कोई भी मदद नहीं मिल रही है। वो भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल या एक थाने से दूसरे थाने इस तरीके से जा रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी सामने निकल करके आई है, जो लोग हैं उनके परिजन जो खो गए हैं, जो अभी तक के नहीं मिले हैं, उनके परिजनों की एफआईआर तक नहीं दर्ज करी जा रही है। ये भी बात सामने आई है, हमने उसको भी रिकॉर्ड किया है। जो लोगों से बात करते तो उनका दिल बैठ जाता है कहते हुए कि हमारे परिजन खो गए, हम जब जाते हैं खोया पाया केंद्र या फिर थाने में तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और इसमें पुलिस प्रशासन हिला हवाली करता है और धमकाता तक है। जी सर। बिल्कुल ठीक बात है। क्षितिज, ध्यान रखना अपना, लोगों का ध्यान रखना, जितनी मदद हो सके अपने स्तर की उतनी करते रहना। शुक्रिया, तुमने इतना समय दिया, अपना पूरा ध्यान रखना। तो ये थे क्षितिज कांत और ये बातचीत मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।